वेलकम टू दी सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन माइंड मैप के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, इंडिया प्लस बिहार। इतनी सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक एक करके चीज़ों को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। पॉलिटी से हम लोगों ने शुरुआत किया है, लेक्चर 5 तक जो कंप्लीट हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इमरजेंसी के बारे में। देखते हैं इमरजेंसी के बारे में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग नेशनल इमरजेंसी, उसके बाद पढ़ेंगे प्रेसिडेंट रूल, उसके बाद पढ़ेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल नंबर 360, जो कि अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी जो है वो 3 बार लगा है अभी तक, ठीक है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। 1975 का तो आपको पता ही है, इंदिरा गांधी के टाइम में लगा था। आर्टिकल नंबर 352 से लेकर 360 तक जो है इमरजेंसी बात करता है, ठीक है। और मैक्सिमम चेंजमेंट जो आया है वो किससे है? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया है। जो इमरजेंसी का चैप्टर पढ़ा है डिटेल में, उसको ये बात पता है, ठीक है। और आप भी याद कर लो कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ज़्यादातर चेंजमेंट आया है। कभी एमसीक्यू आ जाए तो कन्फ्यूज़न नहीं होना आपको। और इसलिए ये आपको याद रखने की इमरजेंसी 3 टाइम्स आया है, क्योंकि एमसीक्यू में कभी भी पूछा जा सकता है, मुसीबत में काम देगा। याद रखो 3 ही बार आया है, कहीं ऐसा ना हो 2 बार दे दिया तो आप कन्फ्यूज हो जाओ। नहीं, 3 बार आया है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। अब एक एक करके चीज़ों को हम लोग कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं नेशनल इमरजेंसी क्या है। अब देखो, चाहे नेशनल इमरजेंसी हो, चाहे प्रेसिडेंट रूल हो, या चाहे फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, सबको कौन डिक्लेयर करेगा भैया? तो वन एंड ओनली प्रेसिडेंट। सही है। आगे चलते हैं। डिक्लेयर बाय द प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ, ग्राउंड क्या होगा? 2 ग्राउंड है। कौन कौन सा 2 ग्राउंड है? पहला एक्सटर्नल एग्रेशन और दूसरा आर्म्ड रिबेलियन। अगर एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से इमरजेंसी लगता है तो उसे कहेंगे एक्सटर्नल इमरजेंसी, और अगर आर्म्ड रिबेलियन की वजह से इमरजेंसी लगता है तो उसे कहेंगे इंटरनल इमरजेंसी। लेकिन पहले ऐसा सिचुएशन नहीं था, पहले आर्म्ड रिबेलियन की कहानी नहीं थी। पहले क्या था भैया? इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, मतलब कुछ भी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हुआ तो आप सीधा इमरजेंसी लगा दीजिए। सही है। इसको जो है वो रिप्लेस किया गया कि ये बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत भी कुछ डिस्टर्बेंसेस हुआ तो आप नेशनल इमरजेंसी लगा दोगे, ये सही नहीं है, ठीक है। तो इसको रिप्लेस करके किया गया आर्म्ड रिबेलियन, और जिसको कहा गया कि ये इसकी वजह से जब लगेगा तब कहेंगे भैया कि ये इंटरनल इमरजेंसी है, ठीक है। और जाहिर सी बात है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया था 1978, ठीक है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। आगे चलते हैं। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक बात और कहा कि देखिए सर, 1975 में जो इमरजेंसी लगा था, इंदिरा गांधी ने जो लगवाया था, वो लगने के बाद पता चला था कि इमरजेंसी लग गई है। उससे पहले किसी को पता नहीं था, किसी से कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। इसीलिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये कहा गया कि प्रेसिडेंट तभी इमरजेंसी को प्रोक्लेम्ड कर सकता है, लगा सकता है, ओनली आफ्टर रिसीविंग अ रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट। जब तक रिटन रिकमेंडेशन कैबिनेट से ना मिले तब तक जो है प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकता है। रिटन रिकमेंडेशन बहुत ज़रूरी है प्रेसिडेंट को नेशनल इमरजेंसी को लगाने के लिए। ऐसा ना हो बिना किसी से कोई सलाह मशवरा के प्रेसिडेंट लगा दे या पीएम के दबाव में आकर लगा दे। आपको रिटन रिकमेंडेशन रिसीव करना पड़ेगा फ्रॉम द कैबिनेट। आगे चलते हैं। 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये कहा गया भैया कि ये जो नेशनल इमरजेंसी है ये इम्यून फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू, मतलब नेशनल इमरजेंसी लग गई और अब कोई कोर्ट में भी नहीं जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, ठीक है, कि किस ग्राउंड पे लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, ठीक है। कोई भी जुडिशियल रिव्यू का कहानी नहीं था, ये 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने कहा। लेकिन इसको डिलीट किया गया। जाहिर सी बात है, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट से डिलीट किया जाएगा? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से, क्योंकि ज़्यादातर चेंजमेंट सब इसी से आया था कि 1975 में लगा था और 1978 में गवर्नमेंट चेंज हुई तो ये सारा चेंजमेंट आया।
आगे चलते हैं हम लोग। ड्यूरेशन क्या है कहानी। ड्यूरेशन का कहानी ये है कि अप्रूव्ड बाई बोथ दी हाउसेस विद इन 1 मंथ। पहले ये 1 मंथ नहीं था, पहले 3 महीना था कि 3 महीने के अंदर में हाउस को जो है वो अप्रूव्ड करना पड़ेगा। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने इस 3 महीना को 1 महीना में बदल दिया और कहा कि 1 महीने के अंदर में हाउस को जो है वो अप्रूव करना पड़ेगा कि इमरजेंसी को कंटिन्यू रखना है या डिसकंटिन्यू करना है। सही है। तो 1 महीने, 3 महीना से 1 महीना बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस विद इन 1 मंथ। पहले कितना था भैया, 3 महीना था, अब कितना कर दिया गया, वो 1 महीना कर दिएगा बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इफ़ एक सिचुएशन ये हो सकता है कि अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गया, तब इमरजेंसी लगी इधर से और लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो गई, अब क्या कहानी है, अब क्या होगा। लोकसभा का डिसॉल्व हो गया ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, इट सर्वाइव फॉर 1 मंथ। 1 महीना फिर भी सर्वाइव करेगा। सही है। एक सिचुएशन ये है। अगर हाउस में है तब क्या कहानी है, इफ़ अप्रूव्ड बाई बोथ दी हाउसेस। तो अगर हाउस में है तो भैया सिंपल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा बिल को, तब जाकर जो है वो क्या होगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। इफ़ अप्रूव्ड बाई बोथ दी हाउसेस इट कंटिन्यू फॉर 6 मंथ एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड टू एन इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम विथ अप्रूवल आफ्टर 6 मंथ। अब कहानी क्या है, कहानी ये है कि हाउस जो है सेशन में है और जो है आगे बढ़ाना है नेशनल इमरजेंसी को, तो 6 महीना करके आगे जो है बढ़ाया जा सकता है अनलिमिटेड इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इमरजेंसी को एक्सटेंड किया जा सकता है 6 महीना करके। याद रखना दोनों में बात फ़र्क है। एक बात क्या है कि इमरजेंसी को एक्सटेंड करना तो वो 6 महीना में एक्सटेंड होगा। एक कहानी क्या है कि अगर लोकसभा के सेशन को एक्सटेंड करना तो 1-1 साल करके एक्सटेंड होगा। 1-1 साल करके एनी लेंथ ऑफ टाइम के लिए जो है एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम के लिए। सही है। दोनों बातें अलग अलग है। इमरजेंसी को एक्सटेंड करना है तो 6 महीना, और लोकसभा के सेशन को जो है आगे बढ़ाना है तो 1-1 साल करके। हमने पढ़ लिया, आगे चलते हैं। अब क्या है, रेवोकेशन। ठीक है। तो प्रेसिडेंट रिवोक दी प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन इफ लोकसभा पास रेजोल्यूशन अप्रूविंग इट्स कंटिन्यूएशन। अगर लोकसभा ने पास कर दिया रेजोल्यूशन कि इसको जो है आप जो है डिसकंटिन्यू कर दीजिए, ठीक है, तो डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। और अगर पास हो जाता है भैया कि इसको आप कंटिन्यू रखिए तो कंटिन्यू रखा जाएगा। दोनों बातें हैं, एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। प्रेसिडेंट रिवोक द प्रोक्लेमेशन इफ लोकसभा पास रेजोल्यूशन, ठीक है, डिसअप्रूविंग इट्स कंटिन्यूएशन। दोनों बातें अलग अलग हैं। लोकसभा चाहे तो डिसअप्रूव कर सकती है, ठीक है, और कंटिन्यू भी कर सकती है। लेकिन अगर कंटिन्यू रखना है तो लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा की भी ज़रूरत है। लेकिन अगर डिसकंटिन्यू करना है तो सिर्फ लोकसभा ही काफ़ी है। लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से बिल पास हो जाएगा, कहानी खत्म इमरजेंसी की वहीं पे। बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1/10 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा ए रिटन नोटिस टू द स्पीकर, ठीक है, और टू द प्रेसिडेंट अगर हाउस सेशन में नहीं है तो ए स्पेशल सिटिंग ऑफ हाउस विद इन 14 days फॉर द पर्पस ऑफ डिस अप्रूविंग। ठीक है। और अगर एक सिचुएशन ये है कि मान लिया जाए कि लोकसभा जो है वो सेशन में ही नहीं है भैया, तब क्या करेंगे हम, और इमरजेंसी को डिसअप्रूव करना है यानी कि डिसकंटिन्यू करना है, तो 1/10 मेंबर जो है टोटल लोकसभा का वो रिटन नोटिस देगा किसको, स्पीकर को, ठीक है, स्पीकर को अगर हाउस सेशन में है तो। और सेशन में अगर नहीं है तो किसको देगा भैया, फिर दिया जाएगा प्रेसिडेंट को। ठीक है, ये डिसॉल्व हो गया तब मामला है, ठीक है, और ये सेशन में है तो मामला है। सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद क्या सिचुएशन निकलेगा, सिचुएशन ये निकलेगा भैया कि दो दो सिचुएशन निकलेगा।
एक सिचुएशन ये है कि कंटिन्यू रखना है आपको या डिसकंटिन्यू करना है। कंटिन्यू रखना है तो स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा, अगर डिसकंटिन्यू करना है तो आप सिंपल मेजोरिटी से पास कर दीजिए। लोकसभा सिर्फ लोकसभा पास कर देगा, कहानी वहीं खत्म हो जाएगी, राज्यसभा में जाने की ज़रूरत नहीं है डिसकंटिन्यू करने के लिए। लेकिन अगर कंटिन्यू रखना है तो आपको स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा लोकसभा में, ठीक है, और उसके बाद फिर राज्यसभा में जाएगा, वहाँ भी स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, ठीक है। लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों में स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा अगर बिल को कंटिन्यू रखना है तो। और अगर डिसकंटिन्यू करना है तो लोकसभा में, सिर्फ लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा बिल, वहीं डिसकंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। अगर लोकसभा डिसॉल्व है तो 1/10 मेंबर जो है किनको देगा भैया, प्रेसिडेंट को, और सेशन में है तो आपको पता ही स्पीकर को देगा, ठीक है। और अगर सेशन में नहीं है सेशन तो उनको 14 डेज के अंदर में स्पेशल सेशन बुलाना पड़ेगा, और वहाँ पे भी सारा कहानी चलेगा कंटिन्यू रखना है कि डिसकंटिन्यू रखना है। मतलब कि डिसकंटिन्यू अगर रखना है तो भैया 14 डेज के अंदर में आप सेशन को बुलाइए, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से पास कीजिए, डिसकंटिन्यू कीजिए, कहानी ख़त्म कीजिए। अब देख लेते हैं आगे फिर क्या कहानी है कि डिसअप्रूव करना है तो, ठीक है, रामबाण है ये, डिसअप्रूव करना है तो पास्ड बाई लोकसभा ओनली। डिसकंटिन्यू करने के लिए राज्यसभा की ज़रूरत नहीं है, लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से बिल पास हो गया, प्रेसिडेंट क्या कर देगा, रिवोक कर देगा, सीज कर लेगा। आगे चलते हैं, अगर कंटिन्यू रखना है तो पास्ड बाई बोथ दी हाउसेज विद स्पेशल मेजोरिटी, दोनों हाउस में, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों हाउस में स्पेशल मेजोरिटी से बिल को सेपरेट पास करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं कहानी क्या है। उसके बाद हम लोग जो है देख चुके हैं इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली में क्या कहानी है। एक्सटेंडेड बियॉन्ड 5 ईयर्स, ठीक है, 5 साल से ज़्यादा तक जो है वो 5 साल का जो है सेशन होता है लोकसभा का, इसको जो है एक्सटेंड कर सकते हैं इससे आगे, लेकिन क्या एक साल करके जो है एनी लेंथ ऑफ टाइम के लिए जो है हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। 1 ईयर एट ए टाइम फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम बाई लॉ ऑफ पार्लियामेंट एंड व्हेन इमरजेंसी सीज टू बी ऑपरेट सर्वाइव फॉर 6 मंथ ओनली। सिर्फ 6 महीना तक ही सर्वाइव करेगा अगर इमरजेंसी जो है वो सीज कर लिया गया है, ठीक है। एक साल तक बढ़ा सकते हैं। अब बढ़ाने के बाद ये हुआ कि डिसीजन लिया गया भाई कि इसको सीज कर दिया गया इमरजेंसी को, तो 6 महीने तक वैलिड रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। आगे चलते हैं क्या है, इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा फंडामेंटल राइट पे जब भी ऐसा सिचुएशन आए भैया कि फंडामेंटल राइट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इमरजेंसी का, तो आपके दिमाग में तुरंत 2 आर्टिकल आना चाहिए। कौन कौन सा आर्टिकल, एक है 358 और दूसरा है 359। अब ये कहानी क्या है, आर्टिकल नंबर 358 ये कहता है कि देखिए सर, आर्टिकल नंबर 19 के अंदर जो राइट है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा इमरजेंसी के टाइम में। लेकिन कौन सा इमरजेंसी, एक्सटर्नल इमरजेंसी। बस यही डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। आर्टिकल नंबर 358 ओनली टॉक्स अबाउट द एक्सटर्नल इमरजेंसी, बट आर्टिकल नंबर 359 टॉक्स अबाउट द बोथ एक्सटर्नल प्लस इंटरनल इमरजेंसी। सही है। तो आर्टिकल नंबर 358 ये कहता है कि जो है आर्टिकल नंबर 19 जो है ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा व्हेन इमरजेंसी बेस्ड ऑन वार और एक्सटर्नल एग्रेशन, दैट इज एक्सटर्नल इमरजेंसी। एक्सटर्नल इमरजेंसी लगता है तो आर्टिकल नंबर 358 के तहत जो है आर्टिकल नंबर 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी है तो। और यही आर्टिकल नंबर 359 क्या कहता है कि आर्टिकल नंबर 20 और 21 को आपको छेड़छाड़ नहीं करना है सर, ठीक है, किसी भी सूरत हाल में, एक्सेप्ट आर्टिकल नंबर 20 और 21, जितना भी रिमेनिंग आर्टिकल है वो सब सस्पेंड हो जाएगा
चाहे दोनों इमरजेंसी में से कोई भी इमरजेंसी लगा हो, एक्सटर्नल हो प्लस इंटरनल, कोई भी हो, ठीक है, एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, दोनों तरह का कोई भी इमरजेंसी हो, उसमें आर्टिकल नंबर 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारा आर्टिकल जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। सही है, आगे चलते हैं, क्या कहानी है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल में 2 आर्टिकल याद रखना आपको, आर्टिकल नंबर 356 और आर्टिकल नंबर 365। अब इसकी क्या कहानी है। आर्टिकल नंबर 356 ये कहता है भैया कि देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल्ड हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कर लो यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर फेल हो जाता है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। ये कह रहा है भैया आर्टिकल नंबर 356 कि जहाँ पे भी किसी भी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर फेल हो गया तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगेगा। ठीक है, ये ग्राउंड हो गया, पहला ग्राउंड। दूसरा ग्राउंड क्या है कि आर्टिकल नंबर 365, आर्टिकल नंबर 365 ये कहता है कि अगर इफ़ स्टेट फेल्स टू गिव इफेक्ट फ्रॉम द सेंटर, मतलब क्या हुआ, मतलब कहानी है कि सेंटर की तरफ से कोई जो है बिल पास होता है, ठीक है, या कोई भी डायरेक्शन इशू किया जाता है तो उसको स्टेट जो है वो मानने से इनकार कर दे या फेल कर जाए, तो एक ग्राउंड ये बनता है कि वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। जैसे फार्मर वाला कहानी था कि फार्मर लॉ के मान लिया जाए कि हरियाणा में वो लागू नहीं करता या हरियाणा में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करता, कोई भी स्टेट, ठीक है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल जो है लगाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती कि भैया अब जो है हमारे पास एक ग्राउंड बन गया कि हम वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे। सही है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 356 कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गया तो, आर्टिकल नंबर 365 अगर कोई भी डायरेक्शन इशू किया जाता है सेंटर की तरफ से और स्टेट उसको ना माने तो। सही है, और तीसरी सिचुएशन में होगा क्या, अगर वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग गया तो भैया चाहे वो लेजिस्लेटिव पावर हो, लॉ बनाने का काम हो, या एग्जीक्यूटिव हो, लॉ को अप्लाई करने का काम हो, ठीक है, लागू करने का काम हो, वो सारा किसके अंदर चला जाएगा, सेंटर के अंदर चला जाएगा। मतलब दिस शोज द यूनिटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सही है, सारा लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर किसके अंदर में वेस्टेड हो जाएगा, सेंटर के हाथ में। मैक्सिमम जो है वो 3 साल तक लगाया जा सकता है प्रेसिडेंट रूल, ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सही है, इट कैन बी प्रोवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन हिज ओन एट एनी टाइम, प्रेसिडेंट के द्वारा कभी भी ये जो है प्रोवोक किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। नो इफेक्ट ऑन द फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है फंडामेंटल राइट पे, जैसा कि एक्सटर्नल इमरजेंसी से पढ़ रहा था और इंटरनल इमरजेंसी से पढ़ रहा था, उसी तरीके से उस तरह से जो है वो फंडामेंटल राइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, बिहार में जो है 8 बार लगा है प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, 1968, 1969, 1972, 1977, 1980, 1995 और 1999 और 2005। सही है, तो आपको याद क्या रखना है, मोटा मोटी ये याद रखना है कि 8 बार लगा है। कभी मुसीबत में ऐसा सवाल स्टेटमेंट में आ गया तो कम से कम एक आइडिया हो, अगर आप सुन रहे हो तो। ठीक है, थोड़ा दिमाग में आप रखोगे फिगर, 8 बार लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 बार लगा है क्या बिहार में भैया, प्रेसिडेंट रूल। 3 बार इमरजेंसी लगा है। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी का क्या कहानी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 360 जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करता है। प्रेसिडेंट लगा था, आपको बात पता है। ये अंडर जुडिशियल रिव्यू है बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ कहानी है नहीं। आपको याद क्या रखना है, याद ये रखना है भैया कि नो फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड सो फार। यूपीएससी में पूछा हुआ सवाल है ये स्टेटमेंट में, क्या नेशनल इमरजेंसी अभी एक बार लग चुका है। तो भैया ज़्यादातर कहानी ये होता है, स्टूडेंट जो जिनको नहीं पता वो सही मार देते हैं कि एक बार तो लगा ही होगा, लेकिन ऐसा सिचुएशन नहीं है। ठीक है, एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा। दो देयर वाज ए फाइनेंशियल क्राइसिस इन 1991, फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 1991 में, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा था। दोनों बातें अलग अलग है। ठीक है,
इस तरीके से जो है लेक्चर नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 7 में, ठीक है। अब बने रहिए सिस्टम आईएएस के साथ और 71 बीपीएससी का जो है ऑथेंटिक प्रिपरेशन आप कीजिए और 13 सितंबर को जो एग्ज़ाम है उसमें क्रैक करना है आपको। मिलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 7 में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसे ही न्यू लेक्चर आएगा अपलोड होगा, ठीक है, वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।